देखो बच्चों, कल हमने जो पढ़ा था वो टॉपिक था प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये हमारा एपिसोड 1 का टॉपिक था। इसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बेटा हम जो आज क्वेश्चंस करेंगे वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या है। पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं वो पार्टनरशिप डीड है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड ऑरली और रिटर्न दोनों में हो सकती है, बट रिटर्न में होना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उस रिटर्न पार्टनरशिप डीड में जो जो रूल्स लिखे हैं उन्हें ही फॉलो करते हुए डिसीजंस दिए जाते हैं। बट क्या होगा अगर किसी कंपनी ने, किसी पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई? तो जिन पार्टनरशिप फर्म्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई उन पार्टनरशिप के ऊपर ये प्रोविजंस अप्लाई होंगे। क्या प्रोविजंस है बेटा? वो पहला प्रोविजन है प्रॉफिट और लॉस इक्वल शेयर किया जाएगा। चाहे किसी भी पार्टनर ने कितने भी रुपए का कैपिटल क्यों ना लगाया हो, प्रॉफिट बराबर बांटा जाएगा। वैसे हमारे दिमाग में सेंस क्या होता है, मान लो क्वेश्चन में आ जाए ए ने 10 लाख रुपीज लगाया, बी ने 5 लाख ही लगाया। ठीक है, तो अब ए जो कह रहा है कि भाई मुझे डबल प्रॉफिट मिलना चाहिए, है ना, तो ऐसा अगर लाइन आ जाती तो हम हमारे दिमाग में रहेंगे हाँ यार कैपिटल तो इसने ज़्यादा लगाया तो इसके अकॉर्डिंग इसे ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, बट बेटा याद रखना, जब प्रोविजंस हम पढ़ रहे हैं, जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई तो उसके एब्सेंस में प्रोविजंस क्या अप्लाई होंगे कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो इक्वल शेयर किया जाएगा। नंबर 1, no partner is entitled to get interest on capital, interest on drawing, salary और commission paid। किसी भी पार्टनर को ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, ना सैलरी दी जाएगी, ना कमीशन पे किया जाएगा। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को एज अ लोन पैसा दिया है, देखिए क्या होता है, एक तो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो कैपिटल के ऊपर तो पार्टनरशिप फर्म जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया करती है। ठीक है, जब पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है तो। लेकिन बेटा अगर किसी पार्टनर ने किसी पार्टनरशिप फर्म को लोन के रूप में पैसा एडवांस दिया है, यानी एडवांस दिया है या लोन दिया है, तो उस अमाउंट पे उस पार्टनर को 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट जो है वो अलाउ किया जाएगा। दिस इज द प्रोविजंस विच आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ओके, तो ये बात हमारे को समझ आने लगी। फिर हमने इसके बाद ये 2 प्रोविजंस और पढ़े थे, ये पूरा मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि कल मैंने क्लास में इसको डिस्कस कर लिया है। मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर किसी पार्टनर ने फर्म का नाम, फर्म की प्रॉपर्टी या फर्म के कनेक्शंस को यूज किया है और इंडिविजुअल प्रॉफिट अर्न किया है, तो वो प्रॉफिट किसका होगा? फर्म का होगा। ये पॉइंट नंबर 1 में लिखा है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, अगर कोई पार्टनर सेम नेचर का बिजनेस करता है जैसा कि वो पार्टनरशिप फर्म में भी है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म चला रहा है और वैसा ही पार्टनरशिप फर्म जैसा ही बिजनेस ही कर रहा है, तो उसे अपने इंडिविजुअल बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट भी फर्म को देना होगा। ठीक है, लेकिन लॉसेस जो है वो पार्टनरशिप फर्म बियर नहीं करेगी। ये ओके बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं जो हमारी बुक में पेज नंबर 2.81 पे है। ठीक है, आज के इस लेसन में हम लोग 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेशन टू। आपको बताना है पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है तो कौन कौन से रूल्स अप्लाई होंगे। फर्स्ट इज सैलरी ऑफ पार्टनर। आपको पता होना चाहिए पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वली शेयर किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, तो पार्टनरशिप फर्म किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी पार्टनर्स की ड्राइंग पे। और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, अगेन आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स। इट मीन्स कि ये जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, हम लोग पे करेंगे। कौन? पार्टनरशिप फर्म पे करेगी। ठीक है, इतना समझ आता है आपको कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना पे किया जाएगा। एक है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, सॉरी ये लोन टू पार्टनर इज डिफरेंट थिंग। एक है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये 2 अलग अलग चीजें। सी और एफ दोनों में कंफ्यूज मत होना, एक बार को समझना। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये बाय पार्टनर मतलब लोन पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को दिया, तो इस पे तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को पे करेगी। क्लियर है?
किसने किसको लोन दिया है? पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को। तो इस अमाउंट पे फर्म 6% पर एनम के अकॉर्डिंग क्या करेगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ये टू पार्टनर जो वर्ड लिखा है ना, ये थोड़ा सा स्पेशल है। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया। जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो और पार्टनरशिप डीड में उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमने मेंशन नहीं की या पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई, तो याद रखना पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। ठीक है, तो एक बार मैंने आपको ये रूल्स बताए, आप इसके साथ साथ इसके आंसर्स देखिए। देखिए इसके आंसर्स हम लोगों ने जो लिखे हैं, सैलरी ऑफ पार्टनर्स के लिए जो प्रोविजन अप्लाई होगा वो क्या है कि कोई सैलरी हम अलाउ नहीं करेंगे, तो नो सैलरी विल बी अलाउड टू पार्टनर्स, ऐसे इसका आंसर लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में उस पर पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट देगी, तो इस पे बेटा आ जाएगा कोई भी इंटरेस्ट नहीं अलाउ किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। तो पार्टनर्स का जो लोन है उस पे किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल। अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो 6% पर एनम इंटरेस्ट जो है वो दिया जाएगा, लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, जो एफ वाला पॉइंट है, उस पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक दो चीजें मैं समझाता हूं आपको। एक वर्ड चार्ज आएगा, एक आपके पास अलाउड आएगा। यहाँ पे दो वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी पेमेंट्स पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को करती है तो उसके लिए अलाउड वर्ड लिखा आता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है बेटा वो पार्टनरशिप फर्म अलाउ करती है, इसलिए अलाउ वर्ड लिखा है। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर फर्म चार्ज करेगी, तो विल बी चार्ज्ड वर्ड लिखा आएगा। ठीक है, थोड़े दिन में फैमिलियर्स हो जाएंगे आप इन सारे वर्ड से। ठीक है, तो आज एक बार आपको समझना है। अच्छा, नेक्स्ट डी पॉइंट था डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा? तो प्रॉफिट जो है वो इक्वली बांटा जाएगा, चाहे कितना भी कैपिटल किसी भी पार्टनर ने लगाया हो। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग के रिगार्ड में क्या प्रोविजन है? तो कोई भी इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म चार्ज नहीं करेगी। किससे? पार्टनर से। और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर ये भी चार्ज नहीं करेगी पार्टनरशिप फर्म। ये जो दो टॉपिक आपको कंफ्यूज कर रहे हैं ना अभी, सी वाला इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, आप बिल्कुल तकलीफ मत लीजिए। ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक यही है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। किसी बच्चे को यहां तक अगर डाउट हो क्वेश्चन नंबर 1 में तो पूछ सकते हैं बेटा। बहुत इजी से प्रोविजंस थे अभी तक। एनीबडी, एनी डाउट? ठीक है, किसी का कोई रिप्लाई नहीं है, इट मींस कि आप लोगों को समझ आ रहा है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो हमारा पेज नंबर 2.81 पर है। इसमें लिखा है महेश, रमेश और सुरेश ये तीनों पार्टनर्स हैं एक फर्म में। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। समझो, इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है। और एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फर्म, इन्होंने अपना जब बिजनेस स्टार्ट किया उसके पहले साल के एंड में इनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आई है। अब आप इन प्रॉब्लम्स को आप इनका सोल्यूशन देंगे। ए से लेके डी मतलब टोटल 4 प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम्स सुननी है, समझनी है और फिर आपको इसका रिप्लाई करना है। तो लिखा है महेश वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। महेश चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाना चाहिए, जबकि रमेश और सुरेश चाहते हैं कि नहीं दिया जाना चाहिए। तो आप बताइए कौन सही और कौन गलत? सीधी सी बात है सर, जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं बना रखी तो हम क्या कहेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। या मेजॉरिटी की बात नहीं हो रही कि एक पार्टनर तो चाह रहा है सर दे दो और दो नहीं चाह रहे हैं कि नहीं दो तो इसलिए नहीं देंगे, ऐसे नहीं। मेजॉरिटी वाला फैसला नहीं है। यहाँ वो चीजें हैं जो हमने पढ़ी। क्या पढ़ा था कि जब पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बना रखी तो किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार।
ये हमारे प्रोविजंस थे। हमने लिखा है नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात ही थी। तो आप इसका आंसर जरा देखना कैसे हम लोग लिखते हैं। हम लोग इसमें लिखेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। रीजन क्या है इसका, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना रखा महेश, रमेश और सुरेश में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दे सकते हैं। ठीक है, दिस इज द सिंपल वे ऑफ राइटिंग द आंसर। Next point B is Ramesh wants that the partners should be allowed to draw salary, but Mahesh and Suresh do not agree. अब रमेश चाहता है भैया सैलरी दे दो, लेकिन महेश और सुरेश जो है वो इस चीज के लिए अग्री नहीं होते। तो कहने का मतलब क्या है भाई, रमेश की बात मानी जाएगी या महेश और सुरेश की मानी जाएगी। हम तीनों की नहीं देखते, हम क्या देखते हैं, हमारे प्रोविजंस। अब प्रोविजन क्या है, सैलरी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। आप कहोगे सर नहीं दिया जाएगा, तो दैट्स इट। यहाँ पे आप लिखेंगे नो सैलरी विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। रीजन क्या है, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही नहीं है, तो सैलरी कैसे देते हैं, हमने पढ़ा है अभी। Point C. Suresh wants that the loan given by him to the firm should bear interest at the rate 10% per annum. सुरेश चाहता है कि भैया जो मैंने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, उस पर मुझे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन महेश और रमेश कहते हैं नहीं भैया हम तो नहीं देंगे। ठीक है, तो आप बताओ कौन सही है। आप कहेंगे तीनों ही गलत है साहब। क्यों, क्योंकि 10% पर एनम नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा, 6% पर एनम। आप देखिए जरा, मैंने पॉसिबल जजमेंट के बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के लिए लिखा है कि ये 6% पर एनम जो है वो क्या किया जाएगा, चार्ज अलाउ किया जाएगा। ये बात समझ आती है आपको। नेक्स्ट मैंने इसका रीजन भी लिखा है। रीजन क्या लिखा है देखिए, एज पार्टनरशिप एक्ट in the absence of partnership agreement interest on partners loan is allowed at the rate 6% per annum। यानी कि पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही नहीं बनाया तो 6% पर एनम के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, पार्टनर को उसके लोन पे इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट डी वाला पॉइंट है बेटा। डी पॉइंट हम पहले क्वेश्चन में से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन सेज महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल। भाई महेश और रमेश ने ज्यादा पैसा लगाया बिजनेस में, इसीलिए इनकी इच्छा ये चाहते हैं, डिजायर दैट द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। भाई महेश और रमेश ने ज्यादा पैसे लगाए, तो वो सोच रहे हैं कि जो प्रॉफिट है वो उनकी कैपिटल के रेशियो में बंटना चाहिए, लेकिन सुरेश इससे एग्री नहीं होता। ठीक है, मेजॉरिटी वाली बात नहीं है। हमने क्या पढ़ा है, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए क्या पढ़ा है बेटा, प्रॉफिट जो है वो क्या किया जाएगा, इक्वल बांटा जाएगा। क्या किया जाएगा, इक्वल बांटा जाएगा। तो यहाँ पे आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि प्रॉफिट जो है वो इक्वल बांटा जाएगा। प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, कैपिटल रेशियो में नहीं बांटा जाएगा। रीजन सिंपल सा है कि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी, तो सेम रूल अप्लाई होंगे। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता दे, नहीं तो फिर क्वेश्चन 3 पे चलिए। हाँ जी, सी क्या लिखा है, पॉइंट सी पढ़ दें एक बार। Sir, Mahesh and Ramesh want that Suresh should pay interest on loan given to him by the firm, but Suresh doesn't take। मतलब सर कि इसके अंदर सर सुरेश को दिया फर्म ने लोन। कोई बात नहीं, अगर ऐसे होगा तो देखिए आप है ना उसमें चेंज कर लीजिएगा। वैसे तो ये ही सी वाला पॉइंट है, अगर ये आया है उसमें तो उसमें भी आपको रूल पता है कि अगर सुरेश को लोन दिया है फर्म ने तो फर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। ठीक है, रूल आपको पता है, आप अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है मुझसे यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गई हो, तो कोई बात नहीं बेटा, आप वैसे लिख लीजिएगा ना, जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर चेंज कर दीजिएगा। एनीबॉडी और कोई डाउट इसके अलावा आपको? चलिए तो क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, तीनों थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो हम लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखने हैं और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं फटाफट उनको करते जाना है। तो क्वेश्चन 3 सेज फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू एंड आर। आपको बताना है कि इनमें से कौन करेक्ट है हर केस में। ठीक है, तो देयर आर 5 केसेस। केस नंबर ए इज पी यूज्ड, ये जो सेमीकोलन लगा ना, ये रुपीज का साइन है ना, यहाँ रुपीज होगा। पी यूज्ड ₹20,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। क्यू एंड आर वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। देखो भाई, पी ने 20,000 रुपए फर्म के
यूज किए हैं, जो किसके थे, फर्म के। हमने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट, जब कभी कोई पार्टनर बिना दूसरे पार्टनर्स की परमिशन के फर्म की कोई एसेट यूज करता है और उससे प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो प्रॉफिट किसका होगा, फर्म का होगा। ठीक है, तो पी ने 20,000 रुपए जो कि फर्म के थे वो यूज किए और उससे 5,000 का प्रॉफिट बनाया। आप कहोगे सर यहाँ का लिखा है कि पी ने बिना क्यू और आर को बताया ये पैसा यूज किया है। बेटा ये आपको समझना है, क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो वी हैव टू अज्यूम कि पी ने ये जो 20,000 यूज किए हैं वो बिना क्यू और आर को बताए किए हैं और 5,000 का प्रॉफिट कमाया है। तो क्यू और आर चाहते हैं कि सर ये पैसा जो है वो किसको दिया जाना चाहिए, फर्म को दिया जाना चाहिए। तो मुझे बताओ कौन करेक्ट है। आप कहोगे सर एग्जैक्टली क्यू एंड आर करेक्ट है। तो आपसे मैं पूछूं कि पी कितने रुपए फर्म को देगा, तो आप कहोगे सर 5,000। बेटा 5,000 नहीं देगा, 20,000 जो लिए थे एक तो वो देगा और 5,000 का प्रॉफिट, मतलब टोटल 25,000 रुपए फर्म को देगा। तो आप देखिएगा ए आंसर में लिखता हूं, पी इज बाउंड टू पे 20,000 together with a profit of 5,000 to the firm because this amount belongs to the firm। P को 25,000 देने होंगे, 20,000 तो जो उसने उधार लिए मतलब फर्म के यूज लिए वो, और 5,000 का प्रॉफिट। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है जरा सुनिएगा, समझिएगा। एज पर द प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, देखो हमारा एक रिलेशनशिप है प्रिंसिपल एंड एजेंट का पार्टनरशिप फॉर्म में। मैंने आपको कल याद होगा जब पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ाया था, डेफिनेशन पढ़ाया था, फिर इसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझाए थे। उस कैरेक्टरिस्टिक्स में 5th पॉइंट था, जो पार्टनर्स हैं वो या तो सब मिलकर के काम करेंगे या उनमें से कोई एक काम करेगा, है ना। तो वो जो 5th वाला पॉइंट है वही प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन बताता है। प्रिंसिपल और एजेंट मतलब एक पार्टनर जब कोई काम करता है तो वो प्रिंसिपल है और बाकी एजेंट है। ठीक है, स्वामी और एक तरीके से नौकर का व्यवहार कह सकते हो इसे। जैसे एजेंट और ब्रोकर, एजेंट और मालिक का जो व्यवहार होता है, वैसा ही प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन पार्टनर्स के बीच में भी होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन और करूंगा, अभी आगे पढ़ते हैं। पहले प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशनशिप है इसमें अब इस क्वेश्चन में क्योंकि पी ने 20,000 यूज किए तो पी प्रिंसिपल है और वो एजेंट भी है। देखिए क्या होता है, एक पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म का प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। ठीक है, तो पी ने जब पैसा यूज किया तो पी प्रिंसिपल है और एजेंट भी है फर्म का, और क्यू और आर का भी एजेंट है। ठीक है, तो ये जो रूल है वो ये कहता है कि अगर कोई भी प्रॉफिट एजेंट अर्न करता है, एजेंट जो कि हमारे केस में पी है, जो कि फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके करता है, तो वो किसको दिया जाएगा, प्रॉफिट किसको दिया जाएगा, फर्म को। एट्रीब्यूटेबल टू द फर्म मतलब ये पैसा फर्म को दिया जाएगा। तो नटशेल में अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताऊं आपको, तो क्योंकि पी ने फर्म की प्रॉपर्टी यूज की है और क्योंकि पी ने जो भी काम किया है वो फर्म का एक एजेंट बन करके काम किया है, इसीलिए जो प्रॉफिट पी को होगा वो प्रॉफिट किसको दिया जाएगा, फर्म को दिया जाएगा। ठीक है, आइए जरा बी पॉइंट पढ़ते हैं। ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग घूमता है भाई। B point says Q used rupees 5,000 belonging to the firm and suffered a loss of 1,000. He wants the firm to bear the loss. अब Q है, इसने 5,000 रुपए फर्म के यूज किया और 1,000 का लॉस कर दिया। अब वो Q चाहता है कि भैया लॉस जो है वो कौन बियर करे, फर्म बियर करे। तो क्या ऐसा होगा, हमने प्रॉफिट की बात बताई है, सिर्फ प्रॉफिट जो होगा ना वो प्रॉफिट कौन करेगा, प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म को दिया जाएगा। लेकिन लॉस की बात हमने बताई कि आपको लॉस के लिए मैंने कहा था कि ना, लॉस के लिए वो पार्टनर खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, तो Q को 5,000 पूरे फर्म को देने पड़ेंगे, जो उसने 5,000 लिए हैं ना वो पूरे देने पड़ेंगे। 1,000 रुपए का लॉस Q ही बियर करेगा, फर्म बियर नहीं करेगी, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है कि हर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में लायबल होता है अगर कोई भी लॉस उसने अपनी गलती से किया है या जो पार्टनरशिप के जो रूल्स हैं अगर उनको फॉलो नहीं किया है, उनको नहीं माना है और अपनी इच्छा से कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया है, तो वो जो लॉस होता है वो उसी पार्टनर का होगा। ठीक है, तो यानी कभी भी कोई ट्रांजैक्शन अगर पार्टनरशिप फर्म में होगा तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट से होना चाहिए, है ना, रूल्स को फॉलो करते हुए होना चाहिए। अगर कोई पार्टनर अपनी इच्छा से कर रहा है तो उस
उससे होने वाला प्रॉफिट तो फर्म का है लेकिन लॉस उस पार्टनर का होगा। तो here Q is solely responsible for the loss of 1000 because he used the property of the firm and also represented himself as a principal rather than an agent to other partners and to the firm। अब समझो यहाँ पर जो लॉस की बात कही गई है वो कैसे कही गई है कि भाई Q खुद ही स्वामी है, खुद ही प्रिंसिपल है, यानी क्यू ने जब ये डिसीजन लिया तब वो एक प्रिंसिपल का काम कर रहा था। प्रिंसिपल मतलब होता है ऑनर। अब वो ऑनर का काम कर रहा है तो उसको जो लॉस लगेगा वो लॉस क्यू का होगा, बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो उसे बियर नहीं करेंगे। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट सी पॉइंट इज, पहले 2 पॉइंट्स में, इन दोनों पॉइंट्स में अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो बेटा पहले इसको क्लियर कर लो। इन दोनों में अगर आपको कोई डाउट हो ए और बी पॉइंट में तो पहले बच्चा ये ए और बी पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। फिर से बता दो आपको किसी भी बच्चे को डाउट हो तो यहाँ तक। नो सर। ओके सर इसमें प्रिंसिपल और एजेंट का थोड़ा समझ। ठीक है, देखो मैं आपको 2 चीजें बहुत पहले क्लियर कर देता हूँ। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन क्या होता है बेटा। प्रिंसिपल मतलब स्वामी, यानी आपको मैं और इजी वे में समझाऊं तो ये होता है जब कभी मान लीजिए आप कोई अपना मकान बेच रहे हैं, ठीक है, और आप अपना एक एजेंट, एक दलाल अपॉइंट करते हैं और वो पार्टीज लाता है और आपका मकान बिकवाता है, इसके बदले में आप उसे कमीशन देते हैं ना। तो उस एग्जाम्पल में जो प्रॉपर्टी का ऑनर है वो प्रिंसिपल ट्रीट होता है और जो ब्रोकर है वो एजेंट ट्रीट होता है, ठीक है। तो वैसे ही जब आप पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ेंगे तो पार्टनरशिप फॉर्म में एक पार्टनर किसी एक समय पे प्रिंसिपल भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है, समझो। अब इन 2 पर्टिकुलर केसेस में पी की अगर मैं बात करूं, ए वाले केस में पी ने 20,000 रुपए फॉर्म के यूज लिए और 5,000 का प्रॉफिट कमाया। तो अब पार्टनरशिप फॉर्म कहती है जो अगर किसी पार्टनर ने इंडिविजुअल ही फॉर्म की कोई एसेट को यूज करके कोई प्रॉफिट कमाया तो तब वो एजेंट है, तब वो पार्टनरशिप फर्म का एजेंट है। वो पार्टनरशिप फर्म का जो एजेंट है उसे वो प्रॉफिट किसको देना होगा, पार्टनरशिप फर्म को देना होगा, ठीक है। एजेंट को अपना कोई भी काम के बदले पार्टनरशिप फर्म को जो भी रेम्युनरेशन होगा वो पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ता है और फिर पार्टनरशिप फर्म उस काम के बदले में अगर सैलरी बनती है या कमीशन बनती है वो पार्टनरशिप फर्म उस एजेंट को यानी उस पार्टनर को देगी, ठीक है। ए वाले केस में तो पी था एजेंट, अगर मैं बी वाले केस में पी का ही नाम लिख दूं फिर से तो बेटा वो बन जाएगा प्रिंसिपल। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म की कोई प्रॉपर्टी या पार्टनरशिप फर्म का कोई नेम यूज करके कोई प्रॉफिट अर्न किया है इंडिविजुअल, तो वो प्रॉफिट तो पार्टनरशिप फर्म का होगा और अगर लॉस इनकर किया है तो वो लॉस पार्टनर का होगा, ठीक है। जब प्रॉफिट अर्न करता है ना तो हम उस पार्टनर को ट्रीट करते हैं वो प्रिंसिपल, तब वो एजेंट है, एजेंट को सारा पैसा किसको देना पड़ेगा, फर्म को। और जब वो लॉस बियर करता है ना तब हमें क्या बोलते हैं उसे कि वो प्रिंसिपल है, उसने खुद ने पैसे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया तो वो अकेला लायबल है उसके लिए। कुल मिलाकर के प्रॉफिट होने पर फर्म को देना है, लॉस होने पे वो अकेला बंदा बियर करेगा। दिस इज द कंक्लूजन, ठीक है। हमें हमेशा पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट के लिए सोचना होता है इसमें ना, इसीलिए ये प्रोविजंस बनाए गए हैं। सी पॉइंट, अच्छा पहले यहाँ तक क्लियर होता है, ए और बी पॉइंट क्लियर होते हैं। अब प्रिंसिपल और एजेंट वाली बात, यस सर, ठीक है। चलिए सी पॉइंट पे आते हैं। सी पॉइंट सेज P and Q want to purchase goods from A Limited, R does not agree। P और Q चाहते हैं कि भैया A Limited से माल खरीद लें लेकिन R चाहता है कि नहीं खरीदे। अब देखो ये थोड़ा सा जब केस आता है ना तो आपका दिमाग घूमेगा, आप कहोगे सर तीनों पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए कोई भी काम करने के लिए, तो बेटा मैं कहूँगा ना, यहाँ पर आप गुड्स तो खरीद सकते हो, इसमें आर की मर्जी की जरूरत नहीं है। ये लिखा है पी और क्यू जो है गुड्स खरीद सकते हैं। अब क्यों खरीद सकते हैं साहब, अरे यार पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हर पार्टनर के पास कुछ राइट्स हैं और कुछ उसकी ऑब्लिगेशंस हैं। आप अपनी बुक खोलिएगा उसके अंदर राइट्स पढ़िएगा, एक पार्टनर का राइट क्या है, तो उस पार्टनर की राइट में लिखा है कि कोई भी पार्टनर कोई भी गुड्स खरीद और बेच सकता है बिना दूसरे पार्टनर से कंसल्ट किए, ठीक है। जब तक कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर के लिए एक पब्लिक नोटिस जारी ना कर दे कि भैया ये अकेला बंदा काम करेगा तो पार्टनरशिप फर्म के साथ ट्रीट नहीं होगा,
तब तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आसान भाषा में, अगर P और Q चाहते हैं कि भैया हम गुड्स खरीदना चाहते हैं और R मना कर रहा है, तो नॉर्मल सिनेरियो में P और Q खरीद सकते हैं। लेकिन मान लो P, Q और R की पार्टनरशिप फर्म में P और Q के लिए पहले से पब्लिक नोटिस जारी था कि भैया इस पार्टनरशिप फर्म का कभी भी कोई गुड्स खरीदा और बेचा जाएगा तो R की कंसेंट भी चाहिए, P और Q के कैसे काम नहीं चलेगा, तो उस केस में फिर नहीं कर सकते अगर पब्लिक नोटिस दे रखा है। तो ऐसा कोई पब्लिक नोटिस है नहीं, या तो बिल्कुल सिंपल सिनेरियो है, ठीक है। तो P और Q गुड्स खरीद सकते हैं, ठीक है। डी पॉइंट, Q and R want to admit C as a partner, P does not agree। अब देखो C के जस्ट बाद जो डी पॉइंट आया ना, अब इसने फिर दिमाग खराब कर दिया। Q और R चाहते हैं कि भैया C को एडमिट करें, लेकिन P मना कर रहा है। तो अब आप बताओ होगा क्या एडमिट? आप कहोगे सर जब गुड्स खरीद सकते हैं दो पार्टनर्स मिलके, तो यहाँ एडमिट भी कर सकते हैं, मेजॉरिटी तो दो पार्टनर्स की है। तो बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। Q और R चाहते हैं C को एडमिट करना, लेकिन P नहीं चाहता, तो एडमिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी पार्टनर की एडमिशन के लिए हमें सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए होती है, सभी पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। हमने एक चीज आपको कल पढ़ाई थी कि पार्टनरशिप डीड में अगर आपको कोई अल्टर करना है, पार्टनरशिप डीड में अगर कोई बदलाव करना है, तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे जब आप किसी पार्टनर को एडमिट करोगे तो ऑब्वियस ही बात है पार्टनरशिप डीड में भी कुछ चेंजेस होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा, वो पार्टनर का नाम वाम लिखा जाएगा, तो वहां पे सभी पार्टनर्स की कंसेंट की जरूरत है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये चीज अप्लाई नहीं होगी। तो ये थोड़े से दोनों ट्रिकी हैं, दोनों साथ में लिखे हुए हैं, C और D पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों को समझना है अच्छे से अपने को। E वाला पॉइंट कहता है R had given loan of ₹1 lakh to the firm and demand interest at the rate 10% per annum और P and Q do not want to pay the interest। भैया R ने 1 लाख रुपए का लोन दिया है फर्म को और कह रहा है भैया 10% इंटरेस्ट दे दो मेरे को, लेकिन P और Q मना कर रहे हैं, भैया नहीं देंगे इंटरेस्ट। तो बताओ क्या होगा? हमने पढ़ा अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, तो बेटा लोन पे पार्टनरशिप फर्म 6% पर एनम का इंटरेस्ट देगी। तो यहाँ 10% तो नहीं देंगे हम, 6% देंगे, मतलब 6,000 रुपीज, ठीक है। तो लास्ट में बस ये लिखा है P, Q और R तीनों ही करेक्ट नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है एक न्यू पार्टनर। अच्छा ये वाली बात तो मैंने, अरे यार सॉरी, मुझे ना ये वाला रूल यहाँ पे लिखना चाहिए था। ये एक्सप्लेनेशन जो है वो इसके नीचे लिखना था, D के नीचे था। As per partnership act, a new partner cannot be admitted into a firm unless all the existing partner agree। ये वाला D का एक्सप्लेनेशन था। और E का जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है, मैं बता देता हूँ आपको, मैंने लिखा नहीं है, जब मैं PDF शेयर करूंगा तो इसमें मैं आपको एडिट करके दे दूंगा। P और Q और R तीनों करेक्ट नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि जब कभी कोई पार्टनर लोन के रूप में पैसा एडवांस देता है पार्टनरशिप फर्म को, तो पार्टनरशिप फर्म उस पार्टनर को 6% इंटरेस्ट देगी पर एनम के अकॉर्डिंग, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो। और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर को 1 लाख का 6%, 6,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। सो आज की क्लास यहीं ऑफ होती है। किसी बच्चे को डाउट हो तो अब डाउट वाला टाइम है, आप आराम से डाउट पूछिए।